हाय देयर, ये ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएगी। इसमें सबसे पहले है एन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मॉडल। सो जब लोग कम्युनिकेट करते हैं, सेंडर और रिसीवर इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत से वेरियस एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स से। और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब लोग कम्युनिकेट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों के साथ, सो इम्पोर्टेंट होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं उन फैक्टर्स को। इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं डिफरेंट कल्चर्स से, वो इंटरप्रेट कर सकते हैं मैसेज को डिफरेंटली, और उनकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, नॉर्म्स होते हैं और कम्युनिकेशन स्टाइल वगैरह ये तमाम उनके डिफरेंट होते हैं। सो इम्पोर्टेंट होता है कि अवेयर रहा जाए इन कल्चरल डिफरेंसेस से और एडजस्ट किया जाए कम्युनिकेशन को अकॉर्डिंगली, ताकि अवॉइड किया जाए मिसअंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव किया जाए जो इफेक्टिवनेस है कम्युनिकेशन की उसको। कुछ नेशनल वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर एजुकेशन है, रेगुलेशन है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सोशल नॉर्म्स हैं और लैंग्वेज है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत से मैनेजर्स जो है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो एशियन और चाइनीज़ मैनेजर्स होते हैं उनकी लेस फॉर्मल एजुकेशन होती है अमेरिकन और यूरोपियन मैनेजर्स के मुकाबले में। अब आपको यहाँ नीचे दिखाया जा रहा है कि क्या लेवल है एजुकेशन का मैनेजर्स के डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से। लेस देन हाई स्कूल का जो लेवल है मैनेजर्स का वो चाइना के अंदर 5.4 है, एशिया के अंदर 2.1 है और यूएस के अंदर सिर्फ 0.1 है। जबकि हाई स्कूल ग्रेजुएट जो है वो चाइना के अंदर 31.8 है, एशिया के अंदर 12.4 है और यूएस के अंदर 3.2 है। और कुछ हद तक कॉलेज जाने वाले वो हैं 34.5 और एशिया के अंदर 19.4 और यूएस के अंदर 16.9। और जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री जिन मैनेजर्स के पास है वो चाइना के अंदर 27.6, एशिया के अंदर 65.4 और यूएस के अंदर 79.8। यानी कि यूएस के अंदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाले मैनेजर्स जो है वो सबसे ज़्यादा हैं। और इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले मैनेजर्स चाइना के अंदर सिर्फ 0.7 है, एशिया के अंदर 25 है, जबकि यूएस के अंदर 30। यूएस के अंदर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों जो डिग्रीज़ हैं उस दोनों तरह के ग्रेजुएट, पोस्ट और अंडर ग्रेजुएट वाले वो ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। और रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन में यूएस के अंदर ओरल कम्युनिकेशन यूएस में 79.8 है, एशिया के अंदर 71.8 और चाइना में 8.6। जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन है 78 यूएस में, एशिया में 69.7 और चाइना में 8। एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन, ये भी होता है कि देखना चाहिए कि जो एटीट्यूड है वो एजुकेशन के बारे में क्या है, इनके लेवल क्या है एजुकेशन जो है मिडिल मैनेजर्स का, और किस हद तक जो है एजुकेशन जो है वुमेन की सपोर्ट की जाती है कंट्री के अंदर। हमारे कंट्री में अब जो है काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है वुमेन को एजुकेशन के हवाले से, पहले ऐसा नहीं होता था। और क्या एजुकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है नेशनल बजट का। इससे भी फ़र्क पड़ता है कि जो बजट है उसके अंदर एजुकेशन का कितना हिस्सा है, किस हद तक बजट एलोकेट किया जा रहा है एजुकेशन के लिए। लॉज एंड रेगुलेशन, दोनों डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के अंदर बहुत सी गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है वो अफेक्ट करती हैं बिजनेस कम्युनिकेशन और जो सेल्स है प्रोडक्ट की। जैसे कि एडवर्टाइजिंग करना डायरेक्ट चिल्ड्रन के ऊपर ये रिस्ट्रिक्टेड है यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में और स्कैंडिनेविया यानी कि नॉर्वे, स्वीडन वगैरह के अंदर। और दूसरे कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस, मैक्सिको और क्यूबिक के प्रोविंस जो है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि यूज़ की जाए फॉरेन लैंग्वेजेस एडवर्टाइजमेंट में, यानी कि अपनी ही लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ की जा सकती है। इन तमाम चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, सारे नहीं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ में फैशन मैगजीन्स अलाउ नहीं है और कॉस्मेटिक मेकअप भी जो है वो प्रोहिबिटेड है। हर कंट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। उनसे जो है वो अफेक्ट पड़ता है बिजनेस कम्युनिकेशन पे और सेल्स ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। लॉज एंड रेगुलेशन डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी, किस हद तक जो है वो लॉज जो है कंट्री के कोडिफाई हैं और क्या यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट जो है लॉ की और रेगुलेशन की है कंट्री की, और क्या लॉज एंड रेगुलेशन जो है आपकी कंट्री के एक्सेप्टेड है और एनफोर्स्ड है। उसके बाद है फिर इकोनॉमिक्स।
सो यानी कि अवेलेबिलिटी होना कैपिटल की, यानी कि कैपिटल किस हद तक अवेलेबल है और आसानी से है नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा, ये तमाम चीज़ें जो है वो वेरी करती है नेशन टू नेशन। लोगों की परचेसिंग पावर वेरी करती है। पाकिस्तान में जितनी परचेसिंग पावर है, सो यूएस के अंदर परचेसिंग पावर नहीं है। सॉरी, यूएस में परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत कम है। सो जो प्रोडक्ट यूएस में सेल की जा सकती है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किल है। मेजोरिटी पाकिस्तान की उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती सिवाय चंद लोगों के। और द अपॉर्चुनिटी टू बोरो मनी, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई की शरह, महंगाई कितनी तेज़ी से जा रही है, और एक्सचेंज रेट, ये इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को। इन तमाम चीज़ों से बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और एक कंट्री की जो एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की कंसर्निंग दैट बिजनेस। सो इकोनॉमिक्स पास हिस्ट्री एंड प्रोजेक्शन। सो कौन सी इकोनॉमिक चेंजेस जो है हुई हैं पिछले 5 सालों में जो कि अफेक्ट करेंगी फ्यूचर को, और क्या गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिव है इकोनॉमिक चेंजेस जो हो रही है, और हाउ वेलकम आर आउटसाइड इन्वेस्टर इन योर होस्ट कंट्री, यानी कि उनको वेलकम किया जाता है कि कैसे वेलकम किया जाता है जो आउटसाइडर है, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं आपके कंट्री में, होस्ट कंट्री में। और इवेंट्स जैसे कि एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन है, अरेस्ट है, असैसिनेशन है, इलेक्शंस हैं, एग्जाइल है यानी कि जिलावतनी, गोरेला वारफेयर है, गवर्नमेंट क्राइसिस है, रेवोल्यूशन है, और राइट है, ये तमाम जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं डिटरमाइन करने में किसी भी एक कंट्री की स्टेबिलिटी। इन तमाम चीज़ों को भी देखा जाता है, इससे पता चलता है कि एक कंट्री कितना स्टेबल है या नहीं है। सो पॉलिटिक्स, सो कौन सी पॉलिटिकल चेंजेस हुई हैं पिछले 5 सालों के अंदर, और हाउ सपोर्टिव इज़ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है आउटसाइड इन्वेस्टर्स की, जो आउटसाइड इन्वेस्टर है उनको कितना सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, और क्या प्रोटोकॉल, व्हाट आर द प्रोटोकॉल द कन्वेंशंस इंडिविजुअल मस्ट रिस्पेक्ट, कौन से प्रोटोकॉल कन्वेंशंस है जो कि इंडिविजुअल को लाजमी रिस्पेक्ट करना है होस्ट कंट्री के अंदर। और उसके बाद रिलीजन है, होमोजेनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ स्ट्रक्चर, आर यू अवेयर ऑफ द मेजर रिलीजियस बिलीव्स दैट कोड अफेक्ट योर बिजनेस रिलेशनशिप, क्या आप अवेयर हैं जो मेजर रिलीजियस बिलीव्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस रिलेशनशिप को। सो अंडरस्टैंड करना जो मेजर रिलीजियस बिलीव हैं जो कि प्रिवेलेंट है कंट्री के अंदर या फिर उस रीजन के अंदर जहाँ पे आप बिजनेस कंडक्ट करते हैं, और इसके अंदर जो है वो फिर नॉलेज होना रिलीजियस कस्टम्स की, प्रैक्टिसेस की और बिलीव्स की जो आपका बिजनेस पार्टनर है या जो क्लाइंट है। सो अवेयर होना उन रिलीजियस बिलीव्स के बारे में आपको हेल्प कर सकता है कि आप बच सकें जो पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग है या कॉन्फ्लिक्ट्स है। और विल द रिलीजियस हॉलीडेज अफेक्ट योर रिथम ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, रिलीजियस हॉलीडे जो है वो जो इम्पैक्ट हो सकता है, उसका असर हो सकता है बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर, जैसे कि ऑफिस का बंद होना या रिड्यूस होना वर्क आवर्स के ऊपर। और तकरीबन हर कंट्री के अंदर ही रिलीजियस हॉलीडे होते हैं, सेकुलर कंट्रीज़ के अंदर भी रिलीजियस हॉलीडे होते हैं, जो भी मेजर रिलीजन होता है उसके मुताबिक जो है वहाँ पे रिलीजियस हॉलीडे दिए जाते हैं। नॉर्मली लोग समझते हैं कि सेकुलर कंट्रीज़ के अंदर रिलीजन का कोई रोल नहीं होता, लेकिन रिलीजन हॉलीडेज़ जहाँ जो होते हैं उसमें रिलीजियस हॉलीडेज़ भी लाजमी शामिल होते हैं। और इम्पॉर्टेंट होता है कि अवेयर रहा जाए इन हॉलीडेज़ से और एडजस्ट किया जाए बिजनेस स्केड्यूल को अकॉर्डिंगली, और रिस्पेक्टफुल रहा जाए जो भी रिलीजियस हॉलीडे है, ताकि उससे आपको हेल्प मिले स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में बिजनेस पार्टनर्स के साथ। और व्हाट पर्सनल बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल। सो पर्सनल बिहेवियर जैसे कि ड्रेस कोड है या फिर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है, ये भी इन्फ्लुएंस हो सकती हैं रिलीजियस बिलीफ से, इनके ऊपर भी असर पड़ता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अवेयर रहा जाए इन कल्चरल नॉर्म्स से और अवॉइड किया जाए ऐसा बिहेवियर जो इसको ऑफेंसिव या फिर डिसरिस्पेक्टफुल जो है वो कंसीडर किया है। तो इस तरह के बिहेवियर से बचा जाए जो ऑफेंसिव है या फिर डिसरिस्पेक्टफुल है, और रिस्पेक्ट किया जाए जो दूसरे के बिलीव हैं, ताकि उससे बिल्ड किया जाए ट्रस्ट और मजबूत किया जाए जो बिजनेस रिलेशनशिप हैं उनको। सो उसके बाद है फिर सोशल नॉर्म्स।
सोशल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस होते हैं कंट्री के एनवायरनमेंट से, इंक्लूडिंग एजुकेशन, लॉज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और रिलीजन। कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो मेल हेड होता है कंट्री का, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है उसका बिजनेस डिसीजंस के ऊपर। और दूसरे फैक्टर्स जैसे कि कास्ट सिस्टम है कई सारे कंट्रीज़ के अंदर, हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी है। और इसके अलावा क्लास है, एज है, शेयर्ड इंटरेस्ट है। ये जो है तमाम चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं बिहेवियर को और बिजनेस कम्युनिकेशन को। और ये फैक्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बॉन्ड्स लोगों के दरमियान दैट गो जस्ट बियॉन्ड इमीडिएटली फैमिली रिलेशनशिप। सो सोशल नॉर्म्स, importance of family, influence of past colonial influences. So are you aware of the social hierarchies of the country? So social hierarchy से मुराद तरीका है वे पीपल आर ऑर्गेनाइज, जिस तरीके से लोग ऑर्गेनाइज हुए हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और वो बेस करते हैं फैक्टर्स के ऊपर। किन फैक्टर्स के ऊपर? जैसे कि एज, जेंडर, क्लास या फिर एथनिसिटी वगैरह। सो इम्पॉर्टेंट है कि अवेयर रहा जाए इन हायरार्कीज से जब बिजनेस किया जाए फॉरेन कंट्रीज़ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका हो सकता है, असर हो सकता है उस तरीके के ऊपर कि लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और उसके बाद इज देयर अ रैंक ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर पार्टिसिपेंट्स एट मीटिंग। सो कुछ कंट्रीज़ के अंदर रैंक ऑर्डर जो है इम्पोर्टेंस का फॉर पार्टिसिपेंट एट मीटिंग, रैंक ऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो मोस्ट सीनियर या हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर है वो जो है वो मे बी सीटेड एट द टेबल ऑफ हेड ऑफ द टेबल, या फिर उसको दी जाएगी पहली अपॉर्चुनिटी के वो बोले। सो इम्पोर्टेंट होता है कि अवेयर रहा जाए इन कल्चरल नॉर्म से, ताकि अवॉइड किया जाए कोई भी ऑफेंस या फिर डिस्ट्रप्शन जो है। और कुछ कल्चर के अंदर जो शख्स फाइनल डिसीजन करता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो जिसको डिज़ाइन किया गया है, जिसको डेजिग्नेट किया गया है एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग्स के अंदर। यानी कि ये ज़रूरी नहीं होता कि फाइनल बिजनेस डिसीजन करने वाला वही शख्स हो जिसको डेजिग्नेट किया गया है ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मीटिंग्स के अंदर। सो इम्पोर्टेंट होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए कि किसके पास जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर है बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर, और इंश्योर किया जाए कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं राइट लोगों के साथ। और उसके बाद है विच कंट्रीज इन्फ्लुएंस इज स्टिल एविडेंट आफ्टर प्रीशियस कॉलोनियल कंट्रोल। सो कुछ कंट्रीज जो है वो अभी भी जो है वो शो करते हैं इन्फ्लुएंस जो है प्रीवियस कॉलोनियल पावर्स कंट्रोल का, जो कि इम्पैक्ट कर सकता है उस तरीके को जो जिस तरह बिजनेस किया जाता है। और इसके अंदर शामिल है यूज़ करना सर्टेन लैंग्वेजेस को, कल्चरल प्रैक्टिसेस को या बिजनेस एटिकेट को, जो कि इनहेरिट हुआ है प्रीवियस कॉलोनाइजिंग कंट्री से। सो अंडरस्टैंड करना इन इन्फ्लुएंसेस को हेल्प करेगा आपको नेविगेट करने में कल्चरल लैंडस्केप और अवॉइड करना मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद है फिर लैंग्वेज। सो लैंग्वेज जो एक क्रूशल फैक्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन में। दोनों सेंडर और रिसीवर को ज़रूरत होती है कि अंडरस्टैंड करें एक कॉमन लैंग्वेज, ताकि फैसिलिटेट किया जाए सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिकेशन। बगैर शेयर्ड लैंग्वेज के अपॉर्चुनिटीज़ जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए वो लिमिटेड हैं। और शेयर्ड लैंग्वेज से मुराद कॉमन लैंग्वेज होती है जो कि अंडरस्टूड होती है और यूज़ करती है तमाम पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर। सो लैंग्वेज के अंदर यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यूज़ ऑफ इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज यूज इन बिजनेस रिलेशनशिप। सो इज इट नेसेसरी टू हैव अ इंटरप्रेटर एट बिजनेस सेशन। सो कुछ केसेस के अंदर ज़रूरी होता है कि एक इंटरप्रेटर प्रेजेंट हो बिजनेस सेशंस के अंदर। अगर लैंग्वेज जो है वो बैरियर है पार्टीज़ के दरमियान, जो पार्टीज़ इन्वॉल्व है उनके दरमियान लैंग्वेज अगर बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर अगर है उनके दरमियान, और इज़ इंग्लिश अंडरस्टूड एट द रिटन और ओरल लेवल। सो इम्पोर्टेंट होता है इस बात को डिटरमाइन करना कि क्या इंग्लिश जो है वो अंडरस्टूड है रिटन या ओरल लेवल के ऊपर, क्योंकि ये अफेक्ट कर सकता है टाइप और जो फॉर्मेट है कम्युनिकेशन का जो कि यूज़ होती है बिजनेस रिलेशनशिप में। और उसके बाद इज़ देयर अ प्रोटोकॉल टू फॉलो दी
फॉलो फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो प्रोटोकॉल भी हो सकता है जिसको फॉलो किया जाता है फॉर्मल या इन कम्युनिकेशन के अंदर, डिपेंड करता है कल्चर के ऊपर और जो कस्टम्स हैं पार्टीज इन्वॉल्व हुई हैं उनका। सो इम्पोर्टेंट होता है कि अवेयर रहा जाए इन प्रोटोकॉल से, ताकि अवॉइड किया जाए कोई भी मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग। सो उसके बाद है फिर इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल्स। सो हर पर्सन का एक यूनिक लाइफस्टाइल होता है और एथनिक डाइवर्सिटी होती है, जिससे डिफरेंसेस आते हैं वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ के अंदर हर कल्चर के अंदर। और ये डिफरेंसेस जो होते हैं इसके अंदर शामिल है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, स्पीच है, फूड है, ड्रेस है, मैनेजमेंट स्टाइल है, डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स है और नॉन वर्बल दूसरे नॉन वर्बल वेरिएबल्स वगैरह वेरिएशंस। और उसके बाद है फिर टाइम। सो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट एटीट्यूड्स और परसेप्शन होता है टाइम के हवाले से। जैसे कि अमेरिकन्स जो है वो प्रेफर करते हैं पंक्चुअलिटी, जबकि लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादा कैजुअल हैं टाइम के बारे में। और जर्मन्स जो है दूसरी तरफ जाने जाते हैं टाइम प्रिसीशन के लिए। और कुछ कल्चर के अंदर जैसे कि लैटिन अमेरिका और बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर कॉमन है कि वेट किया जाए 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए, जो कि रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट टाइम ऑफ कॉन्सेप्ट को। सो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर वेरी करता है परसेप्शन ऑफ टाइम, विद सम बीइंग कॉन्शियस एंड अदर बीइंग लेस कंसर्न विद पंक्चुअलिटी। अंडरस्टैंड करना इन कल्चरल डिफरेंसेस को हेल्प कर सकता है इंडिविजुअल्स को कॉम्प्रीहेंड करने में कि क्यों सर्टेन रिस्पॉन्सेज जो वो स्लोअर हो सकते हैं या फास्टर हो सकते हैं देन व्हाट दे आर यूज्ड टू। सो परसेप्शन ऑफ टाइम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कंसिडर्ड लीनियर और सर्कुलर। क्या जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम उसको कंसिडर किया जाता है लीनियर या सर्कुलर? और क्या व्हाट इम्पैक्ट विल टाइम हैव अपॉन बिजनेस डिसीजन, यानी क्या इम्पैक्ट होगा टाइम का बिजनेस डिसीजन के ऊपर? इस टाइम कंसिडर वैल्यूएबल और इंटेंजिबल एसेट। टाइम को क्या कंसिडर किया जाता है, वैल्यूएबल या फिर इंटेंजिबल एसेट? उसके बाद है फिर परसेप्शन ऑफ स्पेस। सो परसेप्शन ऑफ स्पेस से मुराद जो है वो कल्चरल नॉर्म है और एक्सपेक्टेशन है, एक्सेप्टेबल जो फिज़िकल डिस्टेंस होता है लोगों के दरमियान इंट्रैक्शन करते हुए उसके हवाले से। और ये जो है वेरी करता है डिफरेंट कल्चर में और अफेक्ट करता है बिजनेस इंट्रैक्शंस को। फॉर एग्जांपल कुछ कल्चर के अंदर प्रेफर किया जाता है क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कन्वर्सेशन के दरमियान, जबकि दूसरी जगह प्रेफर किया जाता है ज़्यादा डिस्टेंस को। सो इम्पॉर्टेंट होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए और रिस्पेक्ट दिया जाए इन कल्चरल डिफरेंसेस को, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा जा सके। और उसके बाद फिर एक्सेप्टेबल ड्रेस। सो बेटर होता है कि पूछा जाए जो मोड ऑफ ड्रेस है एक ओकेजन के लिए, किसी भी ओकेजन के लिए आपके होस्ट कंट्री के अंदर, ताकि मिस्टेक से बचा जा सके। और ज़्यादातर अमेरिकन जो है वो क्या प्रेफर करते हैं वहाँ पर अमेरिकन बिजनेसेस के अंदर मेल जो है वो पहनते हैं बिजनेस सूट, जबकि वोमेन जो है वो पहनती हैं ड्रेस्ड या फिर टेलर सूट। और कुछ ब्रिटिश जो है वो स्टिल जो है वो पहनते हैं बॉलर, साथ में जो है एक डार्क सूट या और कैरी करते हैं एक एम्ब्रेला। सो परसेप्शन ऑफ ड्रेस, इसके अंदर जो परसेप्शन है इसके अंदर ये है कि हाउ मच स्किन में बी एक्सपोज, कितनी स्किन जो है वो एक्सपोज होगी फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन के अंदर। सो ये देखा जाएगा कि कितनी स्किन जो है वो फॉर्मल सिचुएशन के अंदर एक्सपोज होगी और कितनी इनफॉर्मल के अंदर। और जो कुछ कलर है वो डिस्टर्बिंग है नहीं, कुछ ऐसे कलर होते हैं जो डिस्टर्बिंग होते हैं। और क्या वेस्टर्न अटायर जो वो एक्सेप्टेड है जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर वेस्टर्न अटायर जो वो एक्सेप्टेड भी है या नहीं है। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। और उसके बाद है फिर मैनर। सो चिल्ड्रन जो है वो शेक करते हैं हैंड जर्मनी के अंदर और हक करते हैं इटली के अंदर, एंड ऑफन स्टे इन द बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान और इंडिया।
रिचुअल्स ऑफ ग्रीटिंग और फेयरवेल जो है वो कैन बी मोर फॉर्मल ओवरसीज, और इम्पॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड किया जाए, फॉलो किया जाए लोकल कस्टम्स को, ताकि शो किया जाए रिस्पेक्ट। और कुछ कल्चर्स के अंदर सर्टेन गिफ्ट्स को इनअप्रोप्रिएट देखा जाता है या फिर ऑफेंसिव जो है उनको देखा जाता है, जैसे कि रेड रोजेस को जो है वो अवॉइड किया जाए एज अ गिफ्ट जर्मनी के अंदर। सो इम्पॉर्टेंट है कि अवेयर रहा जाए इन कल्चरल डिफरेंसेस से। और कुछ एशियन कल्चर्स के अंदर पर्सनल स्पेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है उसके मुकाबले में, कि जो जिसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। लोग जो है वो क्लोजली बैठ सकते हैं एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशंस के दरमियान। और सऊदी अरब के अंदर फैमिली रिलेशनशिप्स को जो है वो हाईली रिस्पेक्टेड किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, एंड सन्स जो है ऑफन डिफर टू देयर फादर। सो अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंस जो है फैमिली की, और हायरार्की जो होती है फैमिली के अंदर इम्पोर्टेंट होता है बिल्ड करने के लिए रिलेशनशिप्स और बिजनेस कंडक्ट करने के लिए सऊदी अरब के अंदर। परसेप्शंस ऑफ मैनर के अंदर क्या प्रोटोकॉल है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सन इन अ बिजनेस सिचुएशन। जो पर्सन का इंट्रोडक्शन है बिजनेस सिचुएशन के अंदर, उसके हवाले से क्या प्रोटोकॉल है, और व्हाट आर द रूल्स ऑफ गिफ्ट गिविंग, गिफ्ट देने के क्या रूल्स हैं। सो डिसीजन मेकिंग, सो डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस हैं डिसीजन मेकिंग की। वेस्टर्न कल्चर्स जैसे कि अमेरिकन जाने जाते हैं फास्ट और डायरेक्ट अप्रोच के लिए, जबकि ईस्टर्न कल्चर जैसे कि जापानीज प्रेफर करते हैं मोर पेशेंट और कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कुछ कल्चर जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं सोशल एमिनिटीज़ और बिल्ड करना रिलेशनशिप डिस्कस करने से पहले बिजनेस, जबकि दूसरे प्रायोरिटाइज करते हैं गेटिंग टू द पॉइंट क्विकली। सो इम्पोर्टेंट होता है कि अंडरस्टैंड किया जाए और रिस्पेक्ट दिया जाए इन कल्चरल डिफरेंसेस को, ताकि सक्सेसफुली कम्युनिकेट किया जाए और बिजनेस किया जाए अक्रॉस द कल्चर्स। उसके बाद है फिर रिंगी प्रोसेस, जो कि जापान के अंदर यूज़ होने वाली एक डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज, जहाँ पर एक प्रपोजल जो है वो सर्कुलेट होता है अमंग वेरियस डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर अप्रूवल के लिए, कि फाइनल इससे पहले कि फ़ाइनल डिसीजन जो है वो हो। और इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है ऑब्टेन करना स्टैम्प ऑफ अप्रूवल या फिर सिग्नेचर जो है वेरियस लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि अफेक्ट होते हैं प्रपोजल से, इंक्लूडिंग उनके एग्रीमेंट या फिर अप्रूवल। सो अंडरस्टैंड करना रिंगी प्रोसेस को जो है वो असेंशियल होता है सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए जापान के अंदर। उसके बाद है परसेप्शंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो इसके अंदर है कि क्या जो पैटर्न है डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिस्टेंट है वन कंपनी टू अनदर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक, और जो प्लेसमेंट है मेजर डिसीजन मेकर की कंसिस्टेंट है मीटिंग सिचुएशन के अंदर, और इज एन इंडक्टिव और डिडक्टिव पैटर्न ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रेफर्ड। क्या एक इंडक्टिव या डिडक्टिव पैटर्न जो डिसीजन मेकिंग का प्रेफर्ड है। सो वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, सो हम जज करते हैं लोगों को काफ़ी हद तक उनकी वॉइस से, और कुछ नेटिव लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो डिमांड करती हैं बहुत से टोनल वेरिएशंस। और उसके बाद है नन वर्बल कम्युनिकेशन। नन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं बॉडी लैंग्वेज का, जेस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशन का, और दूसरे फिजिकल क्यू कन्वे करने के लिए मैसेजेस और मीनिंग। सो हर कल्चर के अपने कुछ जो है वो नन वर्बल मैसेजेस और सिम्बल्स होते हैं, जो कि डिफ़र करते हैं ग्रेटली, दूसरे कल्चर से बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं। सो ओरल टीम रिपोर्ट्स होना कंट्रीज वेरिएबल जो कि अफेक्ट कर सकती है बहुत, डेट में अफेक्ट बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। अपॉइंट सेवरल टीम विद इन द क्लास, ईच टीम, हर टीम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सिलेक्ट करने के लिए एक सिंगल कंट्री को, और देन ओरली रिपोर्टिंग some class of that country's national environmental variable that may affect business and communication, a possible outline।
जो आउटलाइन होती है रिपोर्ट के लिए, उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है एक इंट्रोडक्शन जो है कंपनी का, उसकी डेमोग्राफिक्स, उसके कल्चर, हिस्ट्री, गवर्नमेंट, इकोनॉमी। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।